हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन जाते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे ग्रुप सी हो और जो हाई कोर्ट के फॉर्म आए थे बीच में। ठीक है, अब तो डेट चली गई है, करेक्शन की डेट आने वाली है। उससे पहले मैं पटवारी की बात कर लूँ तो पटवारी का पेपर जब हुआ था, कब हुआ था वह 14 तारीख को। ठीक है, तो वो पेपर जो है 14 जून को हुआ था। तो पेपर जो है काफ़ी अच्छा पेपर आया था, जिसमें हिंदी आपकी 20 नंबर की थी, काफ़ी अच्छी थी, और उत्तराखंड 40 नंबर की थी, जिसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। और बाकी आपकी बात करें तो हिस्ट्री पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया था, और बाकी हिस्ट्री की बात करें तो अच्छी आई थी। इकोनॉमी बिल्कुल नहीं पूछी गई थी, बाकी आपके कुछ चीज़ें और पूछी गई थी उस पर। ठीक है, करंट अफेयर तो अच्छे क्वेश्चन थे। तो मेरे हिसाब से जो पटवारी का पेपर था उसमें जो कट ऑफ बन सकती है, कट ऑफ की बात करूँ तो मैंने भी कई एग्ज़ाम्स दिए हैं और फिलहाल अभी तक मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं अपने अनुमान से बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पटवारी है उसमें एग्ज़ाम की जो पटवारी बीट बहुत से पोस्ट थे उसमें आर ओ भी थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो जनरल 75 जा सकती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ पे जो है 70% तो बहुत सारे बच्चे मतलब कम से कम 2-3 हज़ार के समथिंग जो है 70 नंबर तक तो 2-3 हज़ार लोगों के है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ 75 जा सकती है। और आखिरी कट ऑफ, ठीक है, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, कि पहली कट ऑफ की। दूसरी बात करें मैं ओबीसी की, फिलहाल मैं मेल की बात कर रहा हूँ, तो 75 जनरल की जा सकती है और 73 जो है ओबीसी की जा सकती है। और बात करूँ आपकी एससी की, तो एससी की 68 या फिर 68 के समथिंग जा सकती है, 67 या फिर 68 के समथिंग जा सकती है। और बात करें एसटी की, तो एसटी की इसमें 70 के आसपास जा सकती है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की बात करो तो इस ईडब्ल्यूएस की भी 70 या फिर 71 के आसपास जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, हालांकि जो ओबीसी की मैंने 73 बोला था मेल में, वो जा सकती है, क्योंकि जो ओबीसी है कैटेगरी के है उसमें जो है बहुत सारी कैटेगरी आजकल सम्मिलित हो चुके हैं, इस वजह से उसकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है तो जनरल की 75 जाएगी ऑटोमेटिक, वो तो जाएगी जाएगी। फीमेल की बात करो तो फीमेल में भाई, तो आप अगर 72 से ऊपर है तो आप सेफ है, और जनरल की, ठीक है, 72 जा सकती है फीमेल की, और जो फीमेल की जनरल की। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ उनकी भी 72 के आसपास ही जा सकती है। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 70% जा सकती है। और उसके बाद एससी की बात करो तो उसकी जा सकती है 65 या फिर 66, इस तरह से। ठीक है, एसटी की बात करो तो इनकी भी 68 के आसपास जा सकती है। ठीक है, जो पोस्ट वाइज होती है ये, तो उस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और फिलहाल आप सभी का जो है पटवारी का पेपर अच्छा गया होगा, जिसके जिसका गया है। तो फिलहाल मैं आप पढ़ाई की बात करता हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो भाई कुछ बुक्स खरीद लेने हैं। जैसे मैंने कई बुक्स खरीदे हैं, एनसीईआरटी खरीदी है, और मैंने कुछ डोसेंट के भी खरीदे हैं और दृष्टि के भी बुक्स खरीदे हैं। तो अगर आपको लंबी तैयारी करनी है तो बुक्स रखने ही पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप छोटी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तब तो कुछ बुक्स से चल जाती है, अगर आप बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी करते हो तब तो आपको नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, उस चीज़ के बारे में जो है आपको ज़्यादा जानकारी होनी पड़ती है। ठीक है, जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार तो हर कोई पढ़ रहा है। ठीक है, फिर भी कभी कभी सिलेबस से हटके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने हिस्ट्री के अभी तक के मैंने जैसे यूके ट्रिपल एस के हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, कुछ कंफर्टेबल थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ जो है थोड़ा टिपिकल टाइप के थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सीधे पढ़ाई की बात करता हूँ तो आधुनिक भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। थोड़े हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना अक्सर, तो हम पढ़ेंगे आज भारत जो आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें पहला चैप्टर है आपका पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, पुर्तगाल जो भी यूरोपीय वासियों का आगमन हुआ था। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, किसका पहले हुआ किसके बाद में हुआ, ये भी पहले पर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टॉपिक अनुसार पढ़ाऊंगा मैं, मेरे पास बुक्स है। देखिए नोट्स से आपको इस तरह से बनाने हैं, ये ऐसी बुक लेना है आपको। अगर आप जो है ज़्यादा आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो इस तरह के रफ बुक ले लीजिए, जो आपके क्या होते हैं पेड़ों से नहीं बनाए जाते, कुछ बांस के बनाए जाते हैं। आई थिंक ये इसके ही बनते हैं, तो ये 55 में मिल जाएगी, इतनी मोटी है ये और अच्छी भी रहती है, क्योंकि ये जो है इसमें आप नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से नोट्स बनाए ना, बहुत सारे आपको नोट्स दिख जाएंगे बहुत सारे इसमें, और आगे भी दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने पूरा आगे से यहाँ से लिखा है, तो मैंने आधुनिक भारत का अलग टॉपिक बनाया है, तो उसमें मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ।
तो सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो यूरोपीय आगमन हुआ था ना तो भारत में उसमें जो सबसे पहले आगमन होता है किसका होता है, पुर्तगालियों का, उसके बाद डच का होता है, उसके बाद किसका होता है, ब्रिटिश का, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, फिर उसके बाद स्वीडन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। बात करें मैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका रियल नाम क्या है आपका, एस्तादो द इंडिया। ठीक है, एस्तादो द इंडिया जो है रियल नाम है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये देश आपका पुर्तगाल है। 1498 में इसकी स्थापना होती है इस कंपनी की, और इसका जो भारत में पहली फैक्ट्री खुलती है, प्रथम फैक्ट्री, वो कोची में खुलती है। ठीक है, कोची कहाँ पे आपको, मैं केरल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, फिर उसके बाद कौन आते हैं आपके, डच आते हैं, फिर उसके बाद ब्रिटिश आते हैं। तो ब्रिटिश की बात करें तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका रियल नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, रियल नाम क्या है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, ब्रिटेन इस देश का है, और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और भारत में प्रथम फैक्ट्री आपके ब्रिटिश काउंट पे खोलते हैं, सूरत में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, तो ये हॉलैंड देश है। तो इसकी स्थापना होती है 1602 में, और ये इसकी जो पहली व्यापारिक जो भारत में पहली फैक्ट्री खुलती है वो खुलती है मछलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये डेनमार्क का देश है, और इसकी स्थापना होती है 1616 में। ठीक है, और इसका जो पहली प्रथम फैक्ट्री खुली थी वो त्रावणकोर में खुली थी। ठीक है, उस समय इसको त्रोकोबार बोला जाता था। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका रियल नाम है द इंडस ओरिएंटलिस। ठीक है, तो ये फ्रांस की जो है आपकी देश का था कंपनी थी। 1664 में इसकी स्थापना होती है, और भारत में पहली जो प्रथम फैक्ट्री खुलती है वो सूरत में खुलती है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, सूरत भारत में प्रथम फैक्ट्री किस किसने खोली थी, तो सूरत में पहली जो फैक्ट्री खोली थी भारत में, एक तो ब्रिटिश ने खोली थी, दूसरी किसने, फ्रांस ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो कंपनी की स्थापना है वो भी आपको याद रखना है, जिससे जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे जो है पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अब मैं अपने नोट से पढ़ाता हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो भारत में सर्वप्रथम आए तथा सबसे बाद में कौन गए, तो भारत में सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, और सबसे आखिरी में जाते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली आपके नंबर 1 हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापारिक गतिविधियों तथा आर्थिक प्रभाव सबसे अधिक किसका दिखाई देता है, तो डचों का। डचों का सबसे अधिक जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उसमें व्यापारिक गतिविधियों तथा आर्थिक प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ठीक है, डचों का। उसके बाद पढ़ते हैं हम, तो अगला क्वेश्चन है ऐसा व्यापारिक वर्ग जिसने अपने व्यापारिक केंद्रों अर्थात भारत में अंग्रेजों को बेच दिया था, वो ऐसा व्यापारिक वर्ग कौन था, तो डेंस। ठीक है, याद रखना है आपको डेंस। ठीक है, डेंस मतलब डेनिश। ठीक है, डेनिश याद रखना है आपको। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक अगला क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसा व्यापारिक वर्ग जो भारत पर शासन करता है वो है ब्रिटिश। और उसके बाद नेक्स्ट है भारत पर शासन स्थापित किए जाने के संदर्भ में सर्वाधिक योग्य जो है आपका कौन से थे, तो फ्रांसीसी। तो जो अंतिम आगमन का क्रम है, ठीक है, सबसे आखिरी में आते हैं फ्रांसीसी। उसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं डिटेल में पढ़ता हूँ। कुछ क्वेश्चन पहले वन लाइनर देखते हैं। ठीक है, जैसे कथन कारण होते हैं ना उस तरह के। ठीक है, निम्न कथनों पे विचार करिए। पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला, यूरोपियन जिससे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार पे बल दिया, तो कौन था, अल्बुकर्क था। ठीक है, दूसरा आपका, भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम प्रचारक धरातल किसके शासनकाल में देखा गया, तो वो देखा गया था गोंदो फर्नांडीज के शासनकाल में। ठीक है, ये जो है इसके समय में सेंट थॉमस ईसाई पादरी आया था भारत। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं आपके। पहला, यूरोपियन जिससे भारत में ईसाई धर्म के प्रचार पे बल दिया था वो कौन था आपका, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है पहला यूरोपियन था जिसने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार पे आपका बल दिया था। अब कुछ मैच और द कॉलम है तो उनको भी देखते हैं। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 में कुछ आपके वायसराय के नाम है, गवर्नर जनरल के नाम है, और बाकी वायसराय के। ठीक है, और वो गवर्नर जनरल के। ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसियाँ हैं। ठीक है, पॉलिसी नीतियाँ। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। ठीक है, ये याद रखना है पहला। दूसरा आपका सहायक संधि की नीति से किस कौन संबंधित है, तो लॉर्ड वेलिजरी से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुशासन का आरोप जिसने लगाया था वो आश्रय कौन था, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस किसके समय में मनाया गया था, लॉर्ड इरविन के समय में। ठीक हो गया।
तो इसके क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में कुछ यूरोपियन व्यापारिक वर्गों का जो है भारत में आगमन होता है। हालांकि इन सभी का प्रारंभिक उद्देश्य भारत में मसालों के व्यापार पर अपना अपना अधिकार स्थापित करना था। इस प्रक्रिया में जो गंभीर प्रयास किए गए वो पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांस की ओर से किए गए। तो तीन नाम आपको याद रखते हैं, पुर्तगाली, ब्रिटिश और फ्रांस के। ये तीन वर्ग ऐसे थे जिन्होंने जो है भारत में शासन करने में या अधिकार प्राप्त करने में जो है इनका जो उद्देश्य था, मसालों का व्यापार का उद्देश्य था। तो इन तीनों ने जो है ज़्यादा यहाँ पे जो है संघर्ष किया। ठीक है, तो वैसे तो ब्रिटिश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और उन्होंने जो है यहाँ पे भारत पे शासन भी किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिकार स्थापित करने की इस प्रक्रिया में बड़ी सफलताएं किसको प्राप्त हुई? ब्रिटिशों को। ठीक है, तो ब्रिटिशों ने धीरे धीरे हमारे संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित किया, यानी कि भारत पर। और एक दिन वह क्षण आ ही गया जब ब्रिटिशों ने जो है हम भारतीयों पे अपना कह गया राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं कुछ ब्रिटिश है और इंडिया से रिसोर्सेज। क्यों इंडिया में इन्होंने जो है आपके सबसे पहले जो है आपके भारत पे कब्जा किया? ठीक है, कि मेन रोल क्या था और किस तरह से। देखिए, जो भारतीयों के मध्य जो है एकता का धरातल पर अभाव का पाया जाना। ठीक है, ये पहला कारण था जो ब्रिटिशों ने भारत पर जो है आपका कब्जा किया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण होता है कि जो भारतीय के मध्य है वो एकता का धरातल पर अभाव का पाया जाना। सबसे पहले इसका पता किसने लगाया? तो पहला यूरोपियन जिसने भारतीयों के मध्य पाई जाने वाली इस कमजोरी का सबसे पहले पता लगाया कौन था? आपका फ्रेंच गवर्नर था डुप्ले। इसने सबसे पहले जो है पता लगाया कि जो भारत हैं, भारतीय हैं, उनके बीच जो है मध्य जो है एकता का धरातल का जो पाया जाना है वो बड़ा कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इनका जो है जो मेन रोल था आर्थिक नियंत्रण और राजनीतिक नियंत्रण प्रामाणिक तौर पर शासन करना था। ठीक है, और इसके बाद जो है उसके बाद देखते हैं हम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला यूरोपियन फ्रांसीसी गवर्नर था, जो पहला यूरोपियन था जिसने भारतीयों के मध्य पाई जाने वाली इस कमजोरी का पता लगाया, तो कौन था? आपका डुप्ले था। ठीक है, तो आर्थिक नियंत्रण और राजनीतिक नियंत्रण प्रमाणिक तौर पर शासन करना इनका जो मकसद था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला यूरोपियन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले रहा जिसने भारतीयों के मध्य पाई जाने वाली एकता के अभाव को पहचाना, लेकिन फ्रांसीसी हमारी इस कमजोरी का कोई बड़ा प्रयोग नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने हमारी इस कमजोरी का बड़ा प्रयोग किया, अर्थात हमारे संसाधनों का राजनीतिक एवं आर्थिक तौर पर नियंत्रण स्थापित किया। उनके लिए काफ़ी आसान हो गया था। अब बात करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, डच हो गए, डेन्स हो गए, ब्रिटिश हो गए, फ्रांसिस हो गए। इनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना था। मसालों की उपलब्धता प्राकृतिक तौर पर करनी थी इंडिया प्लस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पे। ठीक हो गया। जो इनका जो मकसद था ना, जो क्या कहते हैं मसालों का व्यापार, अक्सर ये मसालों के ऊपर जो है इतने मतलब वो क्या व्यापार करने के लिए इतने तत्पर क्यों थे, मतलब इतने उत्सुक क्यों थे? ठीक है, इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे जो है फूड डाइजेशन, ठीक है, जो फूड कल्चर है वो डाइजेस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो है इन्होंने जो है ये सब चीज़ें की थी, मसालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो यूरोप की जो पूरी क्षेत्र है उस पर जो है एक कुस्तु दुनिया आपको मिलेगा। तो अरबों के व्यापारिक मसालों का एकाधिकार था यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आपको पढ़ेंगे ना आप यहाँ पे, तो यूरोप की पूरी क्षेत्र में कुस्तु दुनिया के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अरबों के व्यापारिक मसालों का एकाधिकार था स्टार्टिंग में, और कहाँ पे था? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। ठीक है, तो भारत तथा यूरोप के पुराने व्यापारिक संबंध समझने के लिए समझ संबंधों के अंतर्गत कुस्तुतनिया एक व्यापारिक पड़ाव का भूमिका निभा रहा था। यहाँ तक कि मसालों की आपूर्ति करने की मुख्य जिम्मेदारी अरब के व्यापारों की थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुस्तुतनिया से आगे यूरोप के आंतरिक बाजारों में मसालों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इटली और वेनिस की व्यापारी वर्ग कर रही थी, क्योंकि यूरोपियन बाजारों में मसालों की मांग काफ़ी अधिक रहती थी। इस नाते यूरोप के अन्य व्यापारिक वर्ग भी मसालों के इस व्यापार के साथ अपना जुड़ाव करना चाहते थे। लेकिन परेशानी यह थी कि यूरोप के आंतरिक बाजारों के संदर्भ में मसालों के व्यापार पर इटली वेनिस के व्यापारियों की ही व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कुस्तुतनिया की 1453 ईस्वी की बात करते हैं। तो तुर्कों का अधिकार स्थापित हुआ था यहाँ पे। भारत तथा यूरोप के मध्य पुराना व्यापारिक मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। ठीक है, प्रतिफल इसके बाद क्या हुआ? जो पूर्वी देशों के संदर्भ में नए प्रकार के व्यापारिक मार्गों की जो है खोज प्रारंभ हुई। इसमें स्पेन तथा पुर्तगाल ने बड़ी भूमिका अदा की थी। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन में रिलेटेड हो जाता है। तो आप सभी को लग रहा है कि होगा कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है मैंने इसमें, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो यूरोप में जो है व्यापारियों का जो है मेन अड्डा कौन था, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है कि जो पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा है उससे पहले कौन आए थे, तो बोर्थेया, ठीक है, बोर्तोलोम्यू डियास, ठीक है, बोर्तोलोम्यू डियास आए थे, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप की खोज करते हैं, ठीक है। 1489 ईडी में सबसे पहले खोजकर्ता आपके कौन मिलेंगे, आपके बार्थोलोम्यू डियास, ये वास्को डी गामा से पहले। लेकिन वो केप ऑफ गुड होप की जो खोजकर्ता होते हैं, केप ऑफ गुड होप जो है एक आपका कहाँ पे आता है, दक्षिण अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तक मैंने जो पढ़ा है ना आपको, उसमें रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि मैंने जो पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है, जैसे पहले कहाँ पे इसका बिजनेस चल रहा था, मतलब कौन से देश से इसका ले जाना मसालों का, ठीक है। अब आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना आप, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो काफ़ी रिलेटेड होता है। ये ग्रुप सी के लेवल का भी नहीं है, पीसीएस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं बहुत बार्थोलोम्यू डियाज की, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज जो है पहले पुर्तगाली व्यक्ति होता है जिसने पूर्वी देशों के संदर्भ में एक नई प्रकार के समुद्री व्यापारी मार्ग की खोज करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, लेकिन वह भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। पहले पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा माने गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बार्थोलोम्यू डियाज से ना, बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, तो इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की 1489 में। तो ये था आपका दक्षिण अफ्रीका, हालांकि वो भारत की खोज के लिए निकले थे, ठीक है, लेकिन भारत में पहुंचने वाले कौन है, आपके वास्को डी गामा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो पहले पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा माने गए जिसने भारत में प्रवेश किया, लेकिन वास्को डी गामा भी केप ऑफ गुड होप से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन एक गुजराती व्यापारी की सहायता से 17 मई, डेट भी याद रखना, 17 मई 1498 एडी को वास्को डी गामा का भारत में आगमन होता है, ठीक है। उस गुजराती व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। जोमेरीन, जोमेरीन आपको लग रहा होगा, जोमेरीन आपका तो शासक था, लेकिन जो गुजराती व्यापारी था उसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। अब बात करते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो पहले पुर्तगाली जिसका भारत में केरल की कालीकट में प्रवेश हुआ हेक्टर नामक पानी के जहाज से, ठीक है, 17 मई 1498 ईडी को। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा है वो किस जहाज से भारत आए थे, तो हेक्टर नामक पानी के जहाज से, ठीक है। तो कालीकट के शासक उस समय कौन थे, जोमरीन ने। तो जोमरीन ने उनका स्वागत किया, हालांकि मदद की थी गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो भारत की सामुद्रिक सीमा है, अरब के व्यापारों का व्यापारिक अधिकार बना हुआ था, ठीक है। तो भारत की जो सामुद्रिक सीमा है ना, यानी कि समुद्र की सीमा, उस पे जो अरब देशों का जो है व्यापारिक जो है अधिकार बना हुआ था पहले से ही, ठीक है। आपने भारत का नक्शा देखा होगा इस तरह से, और उस पे जो है अर्बन सी जहाँ पे आता था, वहाँ पे अर्बन सी किस साइड का, आपका पश्चिमी साइड को, पश्चिम के दक्षिण में, पश्चिम दक्षिण में, तो उस साइड को ये वहाँ पे जो है अरबों का क्या था, व्यापारिक अधिकार, एक अधिकार था, ठीक है। तो वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय भारत की सामुद्रिक सीमा के में अरब के व्यापारियों का एकाधिकार बना हुआ था। जैसे कि हम कालीकट के शासक जोमरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, वैसे ही अरब के व्यापारियों की ओर से इस व्यवहार का विरोध किया गया। क्यों किया गया था विरोध? क्योंकि भाई उनको भाई अपना बिजनेस भी तो बचा जाए। अगर पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो भारत में आएंगे तो भारत से मसाले वसाले के व्यापार वो करेंगे, अरबों से क्यों करेंगे भाई, उनको क्यों देना बेनिफिट। तो इस वजह से अरबों ने सोचा कि अगर हम इनका विरोध करेंगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा उनको भी, ठीक है। तो सोचिए, जैसे ही कालीकट के शासक जोमरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, वैसे ही अरब के व्यापारियों की ओर से इस व्यवहार का विरोध किया गया, अर्थात वास्को डी गामा के भारत आगमन का विरोध करने वाले व्यापारी वर्ग कौन थे, अरब थे, ठीक है, अरब अरब के लोग, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1498 में इसकी स्थापना होती है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो पूर्वी देश के व्यापार करना इसका जो पहला मकसद था, और पुर्तगाली सरकार की इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका रही थी, ठीक है। इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो है आपका व्यापार करने के लिए जो है उस समय जो है भारत में शासन था किस शासक का, लोधी वंश का। ये भी आपको याद रखना है कि उस समय किस शासक का शासनकाल था। तो उस समय जो है भारत में लोधी वंश का शासक था, उसमें सिकंदर लोधी जो है भारत का क्या था, आपका शासक था। 1489 ईडी से 1517 ईडी तक जो है इसका शासनकाल रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय जो है भारत में जो है पुर्तगालियों का आगमन हुआ उस समय भारत में किसका शासनकाल था, तो सिकंदर लोधी का था, जो लोधी वंश का था, ठीक है। 1489 से 1517 ईडी तक जो है इसका शासनकाल था, ठीक है।
उसकी भी बात करते हैं। जो वास्को डी गामा है ना, वो भारत में मसालों की खरीदारी के लिए इतना तत्पर क्यों थे यहाँ पे यूरोप वासी, क्योंकि इसका बिजनेस जो है काफ़ी जो है ज़्यादा रहता था। जैसे कि आपने कहीं से भारत से मसाले खरीदे, ठीक है, 5 रुपये में मसाले खरीदे, कीमत मैं 500 रुपये बता रहा हूँ, 5 रुपये बता रहा हूँ, ठीक है, इससे रिलेटेड कैलकुलेट करके। जैसे भारत से 5 रुपये आपने मसाले खरीदे हैं, तो आधा थोड़ा बहुत किसको देना पड़ेगा, जहाँ से व्यापार उनको देना पड़ेगा, जो वहाँ पे जहाज जाते हैं, पानी के जहाज आते हैं, तो उनको देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मार्केट में जाएगा, थोड़ा 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 करके मेन मार्केट में, जो यूरोप वासियों की मार्केट में जाएगा, उसकी जो कीमत हो जाएगी कितनी हो जाएगी, बहुत गुनी हो जाएगी। जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, उसकी जो कीमत हो जाएगी और गुनी बढ़ जाएगी, मतलब उसका जो है 5 का कितना गुना बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। यूरोपियन बाजारों में मसालों को बेचा जाता है, जैसे एक्स वन की तरह मसाले खरीदे गए, X2 के द्वारा जो है आपके मसालों को जो है व्यापार ले गया, ठीक है। X3 के द्वारा जो है उसको मार्केट में यूरोप वासियों पे पहुंचाया गया। उसके बाद जब यूरोप वासियों के मार्केट में वो पहुंचा मटेरियल, तो उसको 60 गुना प्रॉफिट होता था, ठीक है। ये हिस्ट्री में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसका प्रॉफिट था उसमें, ठीक है। कोई भी बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तभी तो बिजनेस करते हैं, तो इसलिए यूरोप वासी जो है भारत में आए थे, ठीक है। तो पुर्तगाल की ओर से वास्को डी गामा ही ऐसा पहला व्यक्ति माना गया जिसने पुर्तगाल की सरकार के मन में इस बात को जो है स्थापित किया कि पूर्वी देशों के साथ मसालों का व्यापार करना कितना ही फायदे का सौदा है। इसके पश्चात लगातार पुर्तगाली भारत आते रहे, क्योंकि जो वास्को डी गामा है, जब उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को बताया, पुर्तगाल की गवर्नमेंट को बताया कि मसालों से कितना फायदा हो रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करने लगी, तो ये भारत में जो है व्यापार करने के लिए तैयार होगी, ठीक है। तो भारत में पुर्तगालियों की कुछ बात करते हैं, देखिए 1503 AD में जो है, 1503 AD याद रखना, कोचीन में पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री खुलती है, ठीक है। 1502 में वास्को डी गामा का सेकंड बार भारत में आगमन होता है। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा पहले से, ठीक है। 1500 AD में की बात करता हूँ। देखिए 1500 AD में क्या होता है, पेट्रो अल्ब्रेस के ब्रॉल सेकंड पुर्तगाली होता है जिसका भारत में आगमन होता है, ठीक है। सेकंड पुर्तगाली, कई बार क्वेश्चन पूछा था ना इस तरह से। और 1505 AD में कुन्नूर में पुर्तगालियों की सेकंड व्यापारिक फैक्ट्री खुली थी, ठीक है, याद रखना। तो भारत में पुर्तगालियों की बात करें तो सबसे पहले 1500 AD में जो है पेट्रो अल्ब्रेस कैब्रॉल सेकंड पुर्तगाली था जिसका भारत में आगमन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, पहला तो वास्को डी गामा था, दूसरा कौन था आपका, पेट्रो एल्ब्रेस कैब्रॉल, जो 1500 AD में आया। 1498 में वास्को डी गामा आया, और 1500 AD में कौन आया आपका, पेट्रो एल्ब्रेस कैब्रॉल, ठीक है, सेकंड पुर्तगाली है ये। अब 1502 AD में वास्को डी गामा का सेकंड बार भारत में आगमन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि वास्को डी गामा का जो है भारत में आगमन पहली बार कब होता है, 1498 में, दूसरी बार 1502 में, ठीक है। 1503 AD में कोचीन में जो है पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री खुलती है, ठीक है। और 1505 ईस्वी में कुन्नूर में पुर्तगाल की सेकंड व्यापारिक फैक्ट्री खुलती है। तो पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पे खुलती है, कोचीन में, यानी कि कोच में। दूसरी कहाँ पे खुलती है आपकी, कुन्नूर में, ठीक है, फिर खुद की पुर्तगालियों की। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 1503 तथा 1505 AD में, जैसे कि ये भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित हुई, इसी के पश्चात पुर्तगाली गवर्नर भारत आने लगे ताकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रांसीसी, जैसे कि अर्बन सी है, अर्बन सी के चारों ओर क्या किया जाता है, किलेबंदी की जाएगी, ठीक है, कुछ सीमित क्षेत्र में, ठीक है, कुछ सीमित क्षेत्र में जो है आपके क्या किया जाएगा, वहां पे जो है चारों तरफ पे किले टाइप के बनाए जाएंगे, जिससे जो है अंदर का जो मटेरियल है ना, व्यापारिक फैक्ट्री है, वो बाहर के लोगों को पता ना चल सके, ठीक है। तो पुर्तगाल की सरकार की ओर से अल्मीरा को साफ साफ कहा गया कि भारत में जाकर साम्राज्यवादी की नीति नहीं अपनानी है, ठीक है। और भारत, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।